तो भाई सरफेस केमिस्ट्री है क्या? सो बेसिकली ये सरफेस पे होने वाले इंटरेक्शन, केमिकल एंड फिजिकल इंटरेक्शन को डील करता है ये टॉपिक। तो जब भी बात मैं सरफेस की बोलूंगा तो नेचुरली आप देखो तो एक सॉलिड एंड गैस का इंटरफेस बहुत क्लियरली दिखता है। अगर मान लो आपने किसी चैम्बर के अंदर कुछ गैसेस भर रखी है, से फॉर एग्जांपल इसके अंदर CO2 है, और यहां पे मान लो मैंने चारकोल ले लिया है। चारकोल आपको मालूम है कार्बन का ही एमॉर्फस फॉर्म है। तो ये पूरे चारकोल के मैंने पाउडर ले रखे हैं, चारकोल के पाउडर ले रखे। है ना? तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर इसका प्रेशर एट द बिगिनिंग T इज इक्वल टू 0 पे अगर आपने कुछ P1 मेजर किया और थोड़ी देर बाद आप इसको मेजर कर रहे हो P2, तो ऐसा पाया गया है कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, P2 से बड़ा P1 होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये सरफेसेस है ना, मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ये सरफेस चारकोल का, इस पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये जाके चिपक जाते हैं सरफेस पे ही, बल्क में तो जा ही नहीं रहे हैं, इतना बड़ा साइज अंदर है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन पूरा अंदर तक चला जाए, मॉलिक्यूलर लेवल तक डिसॉल्व हो जाए, होमोजेनिटी आ जाए, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जबकि एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क फिनोमेना है। समझ में आया? तो एडजॉर्प्शन को पूछते डिफाइन कैसे करते हैं? सो एडजॉर्प्शन कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग the gaseous molecule and retaining on the surface of the solid is termed as adsorption. लिखो, स्टार्ट करो। Difference between adsorption and absorption. Difference between adsorption and absorption. Right? लिखो, adsorption is a surface phenomena. Adsorption is a surface phenomena, whereas absorption is a bulk phenomena. एब्जॉर्प्शन कहां पे देखने को मिलेगा? जहां पे ट्रू सॉल्यूशन बन रहा हो, है ना? जैसे CO2 वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, होमोजीनियसली वो पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जबकि एड्जॉर्प्शन ये, एड्जॉर्प्शन का डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining the gaseous molecule, the process of attracting and retaining the gaseous molecule on the surface of solid is termed as adsorption. लिख लिया? अगला लिखो, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या क्या है ना? या उससे पहले ये लिख लो आप, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। राइट? ये डायग्राम बना के आप चाहो तो शो कर सकते हो। ये चारकोल
का एक पार्ट लिया है मैंने और ये गैस मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। आओ देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं बेटा। जैसे मान लो आपने CO2 लिया विच इज अ गैस, और आपने सरफेस ले लिया कार्बन का सॉलिड जो कि चारकोल। तो क्या हो रहा है कि ये धीरे से जाके गैसेस उस पर चिपक जा रही हैं। तो CO2 ऐसे मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस का एक सिंबल बना रहा हूं। तो इसको अगर ऐसे लिखूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि गैस प्लस सॉलिड, गैस सॉलिड इंटरैक्शन बोल सकता हूं, अट्रैक्टिव फोर्स। अब बताओ इस प्रोसेस के थर्मोडायनामिक पैरामीटर। सबसे पहला डेल्टा एच के बारे में सोचते हैं, दूसरा एंट्रोपी चेंज के बारे में सोचते हैं, तीसरा डेल्टा जी के बारे में सोचते हैं, है ना। तो वैसे ये बताओ ये अपने आप होता है या हम फोर्सफुली कराते हैं एड्सॉर्प्शन? अपने आप होता है। तो ये तो एक जैसे ही कोई चीज अपने आप स्पॉन्टेनियस हो गई तो ये तो पैरामीटर तुरंत गेस कर लो कि यही होने वाला है बिना बाकी सब पैरामीटर को ध्यान दिए। डेल्टा जी इज नेगेटिव बिकॉज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस बोलो, देख के बताओ डेल्टा एस क्या हो रहा है। तो इंट्रोपी रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है या प्रोडक्ट साइड में? रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट में ये फ्री गैस है और प्रोडक्ट में ये बाइंडेड है। तो जब कोई चीज बाइंडेड हो जाती है तो एंट्रोपी उसकी डिक्रीज कर जाती है। जितना फ्री मूवमेंट हो उतना अच्छा है ना। तो बेटा तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, सॉरी डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। भाई प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा। लेस माइनस मोर करोगे तो आ जाएगा। तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, करेक्ट। डेल्टा एच सोच के बताओ, डेल्टा एच के बारे में सोच के बताओ। बोलो भाई, सोचो देखो क्या हो रहा है। भाई देखो जब कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेज आए, अट्रैक्शन होता जाए, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते चले जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज करता जाएगा बेटा। तो इनकी एनर्जीज लोअर साइड में होगी, इनकी एनर्जी हायर। तो लोअर माइनस हायर करोगे तो इंथैल्पी चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। यस। सो इंटरेस्टिंगली देख रहे हो तीनों नेगेटिव है। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए सारे पैरामीटर्स नेगेटिव हैं। तो एड्सॉर्प्शन को फेवर कौन कर रहा है, मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या है? एंट्रोपी चेंज? बिल्कुल नहीं। डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने में डेल्टा एस का रोल नहीं है, क्योंकि ये पैरामीटर तो पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा एस। यही पैरामीटर क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये इंथैल्पी ड्रिवन चीज है, एंट्रोपी ड्रिवन नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी में तो उल्टा हो रहा है। याद करो डेल्टा जी को नेगेटिव दोनों पैरामीटर बना सकते हैं। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए तो इट इज अ गुड थिंग फॉर डेल्टा जी, क्योंकि ये पॉजिटिव हुआ तो बगल में नेगेटिव लगा हुआ है। तो दिस इज अ एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। समझ में आया? हाँ चलो बच्चों, इससे एक चीज बड़ा क्लियर होता है, पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर अप करोगे, ध्यान से देखो यहीं से तुम्हें मालूम चल जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर अप करोगे तो ये वाला पैरामीटर बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव वाला लेस फेवरेबल होता जाएगा। इसका मतलब एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द टेंडेंसी ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द टेंडेंसी ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, है ना। अगला हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ
एड्सॉर्प्शन। हाँ जी बच्चों, कितने तरह का एड्सॉर्प्शन होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा कौन सा है? केमिकल एड्सॉर्प्शन। लिखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्टी होता है क्या यहाँ पे, है ना? और केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन, इसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिजॉर्प्शन। है ना? क्या डिफरेंस है भाई? तो देखो, ये जो बाइंडिंग टेंडेंसी है सरफेस पे, वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि भाई सिर्फ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हो, जो कि बड़ा कॉमन सा है। वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में भी लगता है बेटा, है ना? जैसे मैं बोल दूं हीलियम को अगर आप लोअर टेम्परेचर और लोअर और लोअर और लोअर बहुत लोअर टेम्परेचर पे लेके चले जाओ, तो ऐसा पाया गया है कि 4 केल्विन के आसपास ये लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब किसी में अट्रैक्शन होगा तभी तो वो लिक्विड बनेगा। आप थर्मल एनर्जी को कम करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे अगर उन पे अट्रैक्शन है तो वो धीरे धीरे नजदीक आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है। और मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन भी किया था कि हीलियम में अगर आप ध्यान से देखो तो मोमेंट बाय मोमेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो अगर इलेक्ट्रॉन दो ही है, अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में कम है, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव। वो किसी एक मोमेंट पे होगा, अगले ही मोमेंट पे वो गायब हो चुका होगा, इधर प्लस इधर माइनस, अगले ही मोमेंट पे ये गायब। मतलब मैं थोड़ा और अगर बड़ा बना करके दिखाऊं तो ऐसे, तो किसी मोमेंट पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड शिफ्टेड है तो ये कुछ ऐसा होगा। एट द सेम मोमेंट ये बगल वाले को इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो इनके बीच में ये अट्रैक्शन डेवलप है ना, ये बहुत वीक अट्रैक्शन है, ये डिस्पर्शन फोर्सेज है, मतलब तुरंत डिस्पर्स हो जाएगा, ये इधर से गायब हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या अगले ही मोमेंट पे गायब हो जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं वीक वॉन डर वाल फोर्स। तो ये तो जब गैस गैस के बीच में लगता है तो पक्का सॉलिड और गैस के बीच में लगेगा ही, है ना? अच्छा, एक और रीजन होता है, और एक रीजन है कि वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखो जो कोई भी सॉलिड बनाओ, आप अगर उसके अंदर का और सरफेस के प्रॉपर्टीज देखोगे तो आपको अंतर दिखेगा। जैसे जैसे बेटा बताओ, अगर एक डीप डाउन अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो मैंने ले लिया से फॉर एग्जांपल NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो आप बताओ अंदर एक नेगेटिव आयन चारों तरफ से पॉजिटिव से सराउंडेड है, ये सुनो। लेकिन वही आप सोचो जो टॉप मोस्ट है यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव अगर हो गया तो इधर से तो पॉजिटिव से सराउंडेड है, लेकिन इस साइड पूरा, तो इसके पास रेसिडुअल टेंडेंसी रह जाती है फोर्सेस की। उसी तरीके से आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी देखोगे तो नीचे वाले अच्छे से बॉन्डेड होंगे। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर ले लो तो चारों बॉन्ड पूरा फुलफिल्ड है, लेकिन जो सरफेस वाला आइटम आ गया वो हो सकता है 2 ही बॉन्ड बनाया हो सकता है 3 बनाया हो सकता है 1 ही बनाया हो, ऊपर की तरफ उस पर रह गया ना, रेसिडुअल बॉन्डिंग रह गई ना, अभी बची रह गई। वही रीजन होता है कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स को बुला बुला करके उनसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। और अगर वो बॉन्ड इस तरह का वीक ही है कि मतलब कोई स्पेसिफिक अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन सिलेक्टिव नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हर गैसेस के लिए होगा। अगर आपने चारकोल लिया है तो CO2 भी वो एड्सॉर्ब कर सकता है। चारकोल कैन एड्सॉर्ब हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, चारकोल कैन एड्सॉर्ब हीलियम। अलग बात है कि सबके लिए एक्सटेंट अलग अलग होगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी डिफरेंट फॉर देम।
लेकिन आप सोचो कि कुछ ऐसे सरफेस ले लिए जैसे मेटल के, तो मेटल तो ऑक्सीजन को फिजिकली भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे, और थोड़ा टेम्परेचर अप करो तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर केमिकली भी एब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं, मेटल ऑक्साइड बना लेगा वो तो भाई, उसके लिए वो स्पेसिफिक होता है कि वो ऑक्साइड तो बनाएगा बट हीलियम के साथ वो केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, फिजिकली करेगा बट केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो लिखो, स्टार्ट करो। लिखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लिखो, इट इज अ physical adsorption is due to development of weak van der Waals forces between solid and gas. Due to the development of weak van der Waals forces between solid and gas. Understood? Weak van der Waals forces. तो weak van der Waals forces है बेटा, तो इससे रिलेटेड जो एनर्जीज होंगी वो भी बहुत कम होंगी, है ना? तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे, बुक पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा 20 किलो जूल से लेके 40 किलो जूल का रेंज दिया हुआ है। देखो, enthalpy change is on the lower side, 20 to 40, फिजिकल में ही बात कर रहा हूं मैं। 20 to 40 किलो जूल। किलो जूल है ना? नोटेड? यहां पे आते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन में। देखो, इट हैपेंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, या तो आयनिक या तो कोवेलेंट बॉन्ड। इट हैपेंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट और आयनिक, राइट? नेक्स्ट लिखो, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर ना। इसके एग्जांपल में लिख लो, ऑक्सीजन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस relatively at higher temperature through chemical bond formation, whereas at lower temperature it is simply attracted through weak van der Waals forces. Through weak van der Waals forces. समझ गए बच्चों? नेक्स्ट लिखो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये कैसा नेचर का है भाई? जैसे मैंने बताया, नॉन स्पेसिफिक। एवरी गैसेस विल बी एब्जॉर्ब टू सम एक्सटेंट और अदर। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट लिखो इसी में, इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब कि आप सॉलिड के सरफेस पे जो चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं गैसेस, उनको अगर आप चाहो तो कुछ पैरामीटर चेंज कर दो तो ये डिसॉर्प्शन भी हो सकता है, ये गैसेस बाहर भी निकल सकती, रिवर्सिबल है। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो डेल्टा एच का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहां पे बोलो इरिवर्सिबिलिटी आएगी। तो लिख लेना, इट इज इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है ना।
इसकी एनर्जी रेंज लिख लेना, वेरी हाई, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू वेरी हाई, 50 किलो जूल से लेकर के 100 के ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन कॉजेज मल्टी लेयर फॉर्मेशन। अब देखो एक लेयर बन गया, अब भाई कुछ ना कुछ इसका भी टेंडेंसी है दूसरे से अट्रैक्ट करने का, फिर ऊपर भी आकर के चिपक सकता है। सो मल्टीपल लेयर आर फॉर्म थ्रू फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपका ये जो सरफेस है, जैसे ही एक बार बॉन्ड बन गया गैसेस के साथ, तो भाई अब तो ये ढक गया, अब मेटल तो है ही नहीं सामने, तो मल्टीपल लेयर यहां नहीं बनता, यहां मोनो लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केमिकल एड्सॉर्प्शन। मोनोलेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो क्लियर हो गया दोनों में? हाँ बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म आता है सॉर्प्शन, SORPTION। सॉर्प्शन क्या होता है? जहां पे आप उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, किसमें? बिटवीन, हाँ, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। क्या हुआ कि बल्क फिनोमेना भी हो गया, सरफेस भी हो गया, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन, वेयर वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। तो जरूरी नहीं है ना, मान लो सरफेस पे थोड़े अलग टाइप में हो रहे हो कुछ, जैसे मॉलिक्यूल डेंसिटी की भी तो बात होती है ना। जैसे जब एड्सॉर्प्शन होता है तो आप देखो, जैसे जैसे आप सरफेस पेनिट्रेट करते जाओगे, जो यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं जो एड्सॉर्ब हुए हैं, उनकी डेंसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, और हमने बोला कि ये सरफेस फिनोमेना, और कुछ 10-12 लेयर के अंदर चले जाओ तो जीरो हो जाएगी। तो मान लो आपको अंदर भी मिल रहे हैं मॉलिक्यूल्स, बल्क में भी, और ऊपर डेंसिटी हाई भी है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। ठीक है, ये बस टर्मिनोलॉजी है और कुछ इसमें है नहीं। अरे बोलो, हो गया ना? हाँ, तो फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन क्लियर है। अब आ जाओ देखते हैं कुछ आइसोथर्म जो इनके इस बिहेवियर को थोड़ा डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये बताओ, कौन सी गैस रिलेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में एड्सॉर्ब होगी ऑन द सरफेसेस, या ये जो एड्सॉर्प्शन है इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन लिखो तो। हाँ जी बताओ। सबसे पहला तो नेचर ऑफ द सरफेस, सॉलिड सरफेस। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, कोई बताएगा? एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट कौन है? जो गैसियस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे बुला रहा है, मतलब सॉलिड आप बोल सकते हो। एड्सॉर्बेट कौन है? जो एड्सॉर्ब हो रहा है। तो लिख लो यहाँ पे पहला फैक्टर में, इसमें लिखो द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। है ना। अब भाई चारकोल पे अलग तरीके से एड्सॉर्प्शन होगा, मेटल सरफेस पे अलग तरीके से होगा। कहीं पे फिजिकल के चांसेस हैं, कहीं केमिकल के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसी में पॉइंट लिख लो आप, इसी में लिख लो। अगर मान लो मैं एड्सॉर्बेट की बात करूं, तो कई सारे, अगर खास करके मैं अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि केमिकल तो बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर ध्यान से सुनो इधर, in case of physical adsorption those gases will be adsorbed to a greater extent जिनका लिक्विफिकेशन आसान है। जैसे मैं बोलूं, किस गैस को आप इजीली लिक्विड बना सकते हो? हीलियम को, हाइड्रोजन को, मीथेन को। मीथेन को। ये कैसे मालूम? तो भाई हमें मालूम है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन is proportional to intermolecular force of attraction, isn't it?
और ये किसके प्रोपोर्शनल है भाई? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। बोलो भाई। तो हमें देख रहे हैं हीलियम से ज्यादा। अच्छा, और क्या भाई? ऑफ कोर्स सरफेस एरिया भी आता है। सिर्फ यही पैरामीटर्स नहीं है ना, क्योंकि आप देखो तो हीलियम का एटॉमिक वेट 4 है, जबकि H2 का 2 ही है। फिर भी H2 ज्यादा इजीली लिक्विफाई होगा एज कंपेयर टू हीलियम। हीलियम बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हो ना? हीलियम बहुत डिफिकल्ट। हाइड्रोजन का चेक करो एक बारी, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हाइड्रोजन का? हीलियम का तो 4.2 के आसपास है। हाइड्रोजन का चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन। इसको केल्विन बदल के बताओ, प्लस 273 करके 21 केल्विन के आसपास। तो आप देख रहे हो ना, तो सिर्फ वही फैक्टर नहीं है, क्योंकि हीलियम क्या होता है, याद करो, हीलियम एक स्फेरिकल स्पीशीज है, जबकि हाइड्रोजन जब बॉन्ड बना लेता है तो उसका सरफेस एरिया ये रहा कांटेक्ट में, दूसरे के कांटेक्ट में। तो जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा उतने वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस डेवलप होंगे ज्यादा। तो इसलिए आइसोमर के केस में भी ये बात बोलते हैं हम लोग कि देखो, अगर कोई चीज ऐसे बन गई और कोई ब्रांचिंग हो गई तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, इसका बीपी ज्यादा होता है। बीपी ज्यादा होने का मतलब इसमें ज्यादा बेटर फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, यही ना है? ये सरफेस एरिया भी है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हम बताएंगे। तो फिलहाल हीलियम की मैं बात करूं, हाइड्रोजन की मैं बात करूं, CH4 की बात करूं, तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? हीलियम स्फेरिकल होने की वजह से पीछे हो जाता है, वरना वो हाइड्रोजन से बेटर ही होता, ये हो जाएगा। और अगर अमोनिया ले लिया और अच्छा हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो लिख लो, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर द डिफरेंट गैसेस, the extent of adsorption for the different gases on the same solid surface is proportional to the ease of liquefaction of the gas, is proportional to ease of liquefaction of the gas, ease of liquefaction of gas, है ना? प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। एग्जाम्पल में आप ये लिख लो, हीलियम से ज्यादा हाइड्रोजन। और ये पैरामीटर अगर आपके ध्यान में नहीं है तो इसको भी आप लिख लो कि कैसे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सरफेस एरिया, पोलराइजेबिलिटी भी ना। ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जिन पे हम देखने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? इसमें Hb है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों में सरफेस एरिया। अंडरस्टूड? चलो ग्रेट। तो ये तो रहा डिस्कशन किससे रिलेटेड बेटा? कि रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अगला बताओ, और बताओ, और कौन सा पैरामीटर आपके दिमाग में आ रहा है? और कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेगा? अगला लिखो, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। भाई आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया करोगे गैसेस के लिए, उतने ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट मिलेगा उसको, है ना? मैं बोल दूं बेटा कि एक मैंने चारकोल लिया है जो कि क्यूबिकल है, तो ये सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, इस पे आके गैसेस चिपक सकती हैं, इस पे चिपक सकती हैं, मतलब 6 फेसेस जो भी हैं वो चिपक सकती हैं। तो मैं बोलूं यार नहीं, मैंने इसको कट कर दिया नाइफ लगा करके 2 पार्ट में, तो कितने लोग कह रहे हैं जो कट किया सर ये बीच में वो नए सरफेस जनरेट हो गए, फिर इसको और कट करोगे तो और नए सरफेस। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको कैटेलाइसिस करनी है सॉलिड मेटल की तो उसको पाउडर्ड फॉर्म में यूज करो। फाइनली डिवाइडेड पाउडर इज द बेस्ट कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बहुत मिल रहा है उसको। ऐसे में पता चला आप 1 kg ले लिया और पता चला सरफेस एरिया कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर ही बस मिल रहा है। और अगर आप उसको फाइनली डिवाइड कर लो तो
एक एक ग्राम के अंदर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे भी ज्यादा एरिया मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना फाइनली डिवाइडेड उसको कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो लिख लो सरफेस एरिया ऑफ द, एंड सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सॉलिड इनटू फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। लिख लो फाइनली डिवाइडेड पाउडर। हाँ जी, और कौन सा पैरामीटर है? ऑफ कोर्स टेम्परेचर, वेरी गुड। देखो टेम्परेचर, अब बताओ अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो एब्जॉर्प्शन पे क्या असर आएगा? तो अभी देखा है हम लोगों ने, थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी से भी देखा है। तो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। बट थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहोगे बेटा। थोड़ा सा क्यों अलर्ट रहना है, ध्यान से देखो। अगर मान लो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे मान लो मैं बात करूं कि एक मैंने सॉलिड मेटल ले लिया और ऊपर ऑक्सीजन ले लिया, तो इसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट बीच में एकदम से स्पाइक आ जाएगा और फिर डिक्रीज करने लगेगा। ये स्पाइक अगर बीच में आ रहा है, अगर इस तरह का कोई चीज आ रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या इंडिकेट कर रहा है? केमिकल एब्जॉर्प्शन हुआ। क्योंकि याद करो केमिकल एब्जॉर्प्शन लोअर टेम्परेचर पे नहीं, जब तुम क्यों, अच्छा हाई टेम्परेचर पे क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड को ब्रेक भी तो करना है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर उसके लिए ज्यादा होगा, इसलिए वो थोड़े हायर टेम्परेचर पे होगा। तो अचानक से अगर आपको कोई स्पाइक मिल जाए जनरल ग्राफ में, तो इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पक्का केमिकल एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, और वरना ये नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन समझ में आया? विथ टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ टेम्परेचर। जनरल ग्राफ ऐसा होता है, बीच में अगर ऐसा आए तो समझ लो कि केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया है बीच में। ठीक है, सो इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अंडरस्टूड? अगला पॉइंट और बताओ, और किस चीज पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे। खुद दिमाग लगाओ ना। अगर गैसेज है तो अगर आप यहाँ चारकोल ले रखे हो और यहाँ बंद कर रखा है, ऊपर से आप पिस्टन इसको प्रेस कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप पिस्टन प्रेस करोगे गैसेस की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगी, उतना ज्यादा ये यहाँ से इंटरेक्ट करेंगे। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रिलेटेड टू प्रेशर ऑल्सो। डायरेक्टली लीनियर नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं ना। ओके, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड the extent of adsorption increases, pressure decrease, extent of adsorption decreases. Understood? बोलो। तो अब बात करते हैं कुछ आइसोथर्म्स की, राइट? आइसोथर्म्स का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए बाकी पैरामीटर्स का वेरिएशन चेक करना। तो यहां पे एक टर्म आएगा जिसको बोलेंगे हम x/m वर्सेस प्रेशर। व्हाट इज x/m? यही है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज x हियर? x डिपेंड करता है, मतलब बताता है मास ऑफ एड्सॉर्बेट। आपको इजी हो समझने के लिए इसलिए मैं लिख दे रहा हूं गैस एड्सॉर्ब्ड। m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये मास ऑफ एड्सॉर्बेट मतलब भाई कितना ग्राम कितना ग्राम गैस कितने ग्राम सॉलिड में एड्सॉर्ब हुआ है, अगर ऐसा देखा जाए तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया है ना। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अब इसके वेरिएशन के बारे में है, दो ग्राफ हैं, एक फ्रेंडलिच आइसोथर्म है और दूसरा लैंगुमेर आइसोथर्म है। तो अगर आप बुक खोलोगे तो आपको एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रेंडलिच ही मिलेगा ना। स्पेलिंग बताओ, जल्दी बताओ। फ्रेंडलिच, हाँ
एफ ई ए ई एन डी, फ्रेंडलिच। पक्का ना, सही बोल रहे हो? हाँ, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। हाँ जी, आइए देखते हैं। नोट कर लिया ना, एक्स बाई एम वर्सेज एस। हाँ, तो इन्होंने जो रिलेशन दिया, जो अपना ऑब्जर्वेशन किया था, उसके हिसाब से इन्होंने ऐसे समझाया कि x बाई एम वेरीज इन फैक्ट प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाई n, जहां पे 1 बाई n इज अ कांस्टेंट एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, है ना। 1 बाई n इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स, तो यानी x बाई एम को k इंटू पी टू द पावर 1 बाई n ले लिया। तो इनके ग्राफ के हिसाब से देखो तो ऐसा जाना चाहिए एज पर दी आइसोथर्म। जब प्रेशर 0 होगा तो ये 0, ऐसा होना चाहिए। x बाई एम इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाई n। समझ में आ रहा है? इन्होंने बोला कि वैल्यू इसकी कांस्टेंट होगी 1 बाई n की। अब ये 1 बाई n की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में ही वेरी करती है। जो 1 बाई n की वैल्यू है 0 टू 1 के बीच में बिलोंग करती है ना। 1 बाई n की वैल्यू बोल रहा हूं, n की नहीं, समझ गए? अच्छा, तो अब अगर इसका तुम दूसरा आइसोथर्म बनाओ जिसमें आप log x बाई एम वर्सेज log p का बात करो, तो क्या नेचर कुछ ऐसा आएगा? देखो, ये स्लोप बताओ कितना होगा? क्या 1 बाई n दिख रहा है? अरे भाई दोनों तरफ log ले लो ना यार, तुम लोग इतने बड़े तो हो ही चुके हो। log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n टाइम्स log p। बताओ क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है इनके बीच में? यही है ना। तो स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई n। तो ये किसका था? फ्रेंडलिच आइसोथर्म था। किसको डिनोट कर रहा है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि केमिकल तो मोनोलेयर होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट हमें दिख रहा है यहाँ पर। अब इसके ड्रॉबैक भी हैं कुछ। क्या ड्रॉबैक है? कि भाई 1 बाई n की वैल्यू प्रैक्टिकली जब हम लोग करते हैं तो कांस्टेंट नहीं होती, प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं है। और आप कॉमन सेंस लगाओ तो आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअल ग्राफ आता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम तक लीनियर होता है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व होता है और एंड में जाकर के सेचुरेट कर जाता है। विथ प्रेशर, दिस इज द रियल कर्व, एक्चुअल एड्सॉर्प्शन कर्व। ना तो ये फ्रेंडलिच है ना तो लैंगम्यूर का कर्व है, ये एक्चुअल एड्सॉर्प्शन कर्व। तो एक्चुअल एड्सॉर्प्शन में स्टार्टिंग में ये वाला जो फेज है यहां से यहां तक लोअर, ये सीधा होता है x बाई एम इज इक्वल टू सम k इंटू पी टू द पावर 1। और यहां पे आ जाओ तो ये x बाई एम इज इक्वल टू k हो गया। ये बीच में ये वाला, इसमें n की वैल्यू बदलती रहती है। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक कि भाई आखिरी में जाके सेचुरेट क्यों कर जा रहा है, इसके बारे में इनके एक्सप्रेशन से कुछ नहीं मालूम चल रहा है। ओके, तो लिख लो ये, एट हायर प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन गेट सेचुरेटेड, रीचेस सेचुरेशन। लैंगम्यूर का ही ड्रॉबैक है ना ये, सॉरी फ्रेंडलिच का ही ड्रॉबैक है ये एक्चुअल एड्सॉर्प्शन कर्व, एक्चुअल एड्सॉर्प्शन वेरिएशन विथ प्रेशर।
लिख लो ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंडलिश आइसोथर्म। नोटेड। ड्रॉबैक क्या है, लिख लो। इन रियलिटी x by m reaches saturation at higher pressure. In reality, right, this reaches at higher, sorry, x by m reaches saturation point at higher pressure, and this can't be explained based on Freundlich curve. आ गया, अगला लिखो लैंगमेर आइसोथर्म। लैंगमेर LANGMUIR, LANGMUIR। इनका एजम्पशन पहले लिख लो। इनके एजम्पशन के हिसाब से मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि फ्रेंडलिश के हिसाब से कौन सा, मल्टीलेयर। तभी तो ऐसा डिस्कशन किया उन्होंने, है ना। इनके हिसाब से तो मतलब इनकी चीजें आप बोल सकते हो मोर लाइक केमिकल एड्सॉर्प्शन। चलो भाई, इनके इक्वेशन को भी समझ लेते हैं, क्या इन्होंने दिया है ना। तो इनके हिसाब से ना बेटा, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। लाइक अगर मान लो गैस है प्लस सॉलिड है, तो ये एड्सॉर्ब भी हो रही है और पीछे आ रही है तो डिसॉर्ब भी हो रही है। तो इनके हिसाब से देयर हैज टू बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। और अगर एड्सॉर्प्शन का जो रेट कांस्टेंट है Ka मैं बोल दूं, और इसका डिसॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट है उसको Kd बोल दूं मैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
फॉर दिस एड्सॉर्प्शन K विल बी इक्वल टू, याद है आपको K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड होता था, तो यहाँ K एड्सॉर्प्शन अपॉन K डिसॉर्प्शन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये किसका है? लैंगमुइर का ही है ना। तो अंडरस्टूड। और इन्होंने क्या एज्यूम किया, देखो इन्होंने एज्यूम किया कि भाई अगर मान लो आपके पास सरफेस एरिया कुछ अवेलेबल है, तो उसको आप ऐसे समझ लो कि देयर आर मल्टीपल साइट्स अवेलेबल फॉर द एड्सॉर्प्शन। आप ऐसे समझ लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे साइट्स हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में प्रेशर जब बढ़ाते हो तो ये साइट्स भरते जाते हैं, गैस आके इसमें चिपकता जाता है। कॉमन सी बात है यार, वो सरफेस एरिया का इन्होंने एजम्पशन। तो इनके हिसाब से जो x/m था ना, अब उसी को हम लोग थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ दी साइट्स एड्सॉर्ब्ड। जैसे मान लो 100 प्रेजेंट थे, उनमें 40 में गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/100। फ्रैक्शंस ऑफ दी साइट्स टोटल साइट्स एड्सॉर्ब्ड। तो जो इनका रिलेशन है वो कैसा है? थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू प्रेशर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस Kp। अब देखो इनके रिलेशन से काफी हद तक चीजें सही हो जाती हैं। आप सोचो एट लो प्रेशर, बच्चा ध्यान से देखो, जब आप लो प्रेशर की बात करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं ये जब P बहुत कम हो जाए तो K इंटू पी का वैल्यू टेंडिंग टू 0, 1 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो एट लो प्रेशर थीटा विल बी इक्वल टू Kp, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना। एट हाई P जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा कर दो तो कितने लोग कह रहे हैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे? थीटा इज इक्वल टू K इंटू पी अपॉन 1 प्लस Kp। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, K 1/P प्लस K। देख लो पीछे अगर आप डिवाइड कर लो तो हो गया, बोलो। तो अब हाई प्रेशर पे ये टर्म गायब हो गया, तो दिस थीटा इज रीचिंग टू 1, और होना भी चाहिए। अब जब सारे एब्जॉर्ब हो गए भाई, अब इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, फ्रैक्शन ही तो था, फ्रैक्शन इज रीचिंग टू लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर आप इसको x/m में ट्रांसलेट करो तो जब पूरे के पूरे ऑक्युपाइड हो गए तो वो सैचुरेशन पे पहुंच गया, है ना। आ रहा है बात समझ में? तो ये कुछ वैसा वाले ग्राफ के बारे में बता, मतलब अगर आप इसको x/m से ट्रांसलेट करो तो x/m विल बी इक्वल टू सम AP अपॉन A प्लस BP टाइप में कुछ ग्राफ। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप x/m के फॉर्म में ट्रांसलेट करना चाहते हो, थीटा के फॉर्म में करना चाहते हो, तो क्लियरली मींस ऑल दी साइड्स आर ऑक्युपाइड। तो अब आप जब इसके ग्राफ को देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि भाई लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर पे ये लीनियर है, बाद में ये कर्व हो रहा है, और सैचुरेशन पे ये कांस्टेंट हो गया। तो ये कुछ ऐसा चीज पूरा। सो दिस इज मोर क्लोज टू द रियल पिक्चर ऑफ द एड्सॉर्प्शन। बट इनका डिमेरिट क्या है कि इन्होंने क्या एज्यूम किया कि सिर्फ मोनोलेयर बनता है ना। तो सबसे बढ़िया है भाई प्रैक्टिकल ग्राफ ध्यान में रखो, बाकी इन लोगों की चीजें तो जो भी है वो तो रहेंगी। अंडरस्टूड बच्चों? हाँ, Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ये मैंने बनाया है, अभी लिखा है सामने। कैसे लिखा है? नहीं, मैंने डिराइव नहीं किया, ये एक्सप्रेशन होता है। ये डिराइव किया जा सकता है, लेकिन ये डिराइव किया जा सकता है भाई। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम जब आए तो कैसे लिखना है, तो बस उसी पे बेस्ड है ये।
ठीक है, तो ये रिलेशन नोट कर लो, ये सारी चीजें कर लो। इसी के साथ बच्चों आपका एड्सॉर्प्शन खत्म हो गया। हैप्पी नाउ? अब हेडिंग डालो, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स पढ़ लेते हैं, सरफेस को आज के आज ही खत्म कर देते हैं। है ना अपने पास टाइम? अगली क्लास कितने बजे है? हाँ, तो बस अभी टाइम है अपने पास। हेडिंग डालो, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स, हेडिंग डालो, कोलॉइड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कोलॉइड्स, है ना? तो भाई पहले कोलॉइड क्या होता है, तो लिखो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। heterogeneous mixture of two or more compounds। याद करो सॉल्यूशन क्या होता है? ना, ये क्या है? हेट्रोजीनियस। तो कहोगे सर हेट्रोजीनियस में अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम कंडीशन पे चला जाऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सैंड को वाटर में मिक्स करने की कोशिश करो, लेकिन वो सेटल हो जाता है। सस्पेंशन। तो सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन के बीच का जो पार्ट होता है ना, जो हमारे नेकेड आई से लगता सॉल्यूशन है बट रियलिटी में वो सॉल्यूशन नहीं होता है। कहोगे सर फिर पता कैसे करेंगे फिजिकल तरीके से? जैसे मिल्क को देखो बेटा, मिल्क को देखो तो मिल्क एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लगता है देख करके, नहीं? कहां से लगता है नॉन होमोजेनियस? भाई कहीं से एक स्पून निकालो और पी के देखो, वैसे ही टेस्ट आता है। हेट्रोजेनियस लग रहा है? तो हमारी कई बारी चीजें इतने माइक्रो लेवल पे हम, हमारे सेंसेस इतने डेवलप नहीं है, तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट चीज होता है पता करने का, वो है पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल साइज, द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कोलॉइड एंड सॉल्यूशन इज द पार्टिकल साइज ऑफ द, यहां सोल्यूट बोलते हैं, यहां उसका नाम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हो जाता है। फेज मतलब सोल्यूट, मीडियम मतलब जिसमें आप उसको डिसॉल्व कर। तो डीपीडीएम से याद रखोगे, ये बड़ा सिंपल जेन जी का ये टर्मिनोलॉजी है ना। तो डीपी का मतलब क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, एंड डीएम का मतलब क्या है? डिस्पर्शन मीडियम, है ना? ध्यान रहेगा ये। तो कोलॉइड यही है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, किसका? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का। एसेंशियल डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ सोल्यूट पार्टिकल छोटे होते हैं, यहाँ पे ये बड़े। कितने बड़े? तो बोलते हैं इनके साइजेस 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक वेरी करती। लिखो, मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन इज द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। आप लूज सेंस में इनको सोल्यूट बोल सकते हो, बहुत लूज सेंस में, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट ये इनकी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। कितना साइज होता है? तो लिख लो, पार्टिकल साइज का ऑर्डर कितना है बेटा? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इस साइज को। क्यों 1000 के बियॉन्ड क्या हो जाएगा? अच्छा, इसी को कई बार ऐसे भी लिख सकते हो, नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर, इजंट इट? बोले भाई 1000 नैनोमीटर मतलब क्या? 1 माइक्रोमीटर। मीटर में देखना चाहो तो ये 10 के पावर -9 मीटर से लेके 10 के पावर -6 मीटर, तो यही तो हो गया ना। तो भाई बियॉन्ड 1000 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यार वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि अब वो हैंग करेगा ही नहीं, बीच में मिक्स होगा ही नहीं, सेपरेट हो जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा।
तो ये था पार्टिकल। अच्छा, और सर और एग्जामिन करने का तरीका क्या है? तो भाई ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं देगा, ये टिंडल इफेक्ट देता है। टिंडल इफेक्ट क्या है भाई? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कभी देखा होगा जब थोड़ा सा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट रहे हल्का सा, और झरोखे से लाइट आ रही हो अंदर, थोड़ी सी ओपनिंग जिसको बोलते हैं, वहां से लाइट आ रही हो, सनलाइट, तो आपको ऐसे नहीं लगते पार्टिकल्स चमकते हुए दिख रहे होते हैं, और उनके मूवमेंट्स भी हमें दिख रहे होते हैं, अच्छा ये घूम रहे हैं, और थोड़ा सा फूक मार दो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो वही हमारा क्या है, टिंडल। लाइट आई स्कैटर करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिख लो। कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख लेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। हो गया? चलिए सर, तो अब बात करते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन पे, कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कितने टाइप के होते हैं भाई कोलॉइड्स? तो सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? तो सर आप सॉल्यूशन में भी कैटेगरी थी, इसमें भी कैटेगरी है, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन the physical state of dispersed phase and dispersion medium. तो लिखो classification of the colloids based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium. हाँ, dispersed phase and dispersion medium। याद करो बच्चों, जब हम सॉल्यूशन की बात करते थे इस केस में, तो सॉल्यूशन को टोटल 9 टाइप्स में डिवाइड किया था, याद है? चलो मैं याद दिलाता हूं, याद करो। गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। जब मैं बात करूं इन दिस का मतलब क्या है? ये सॉल्वेंट है। गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ये 3 टाइप हो गए। ऐसे ही यहां लिक्विड कर लो, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा भाई? गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, फिर क्या? गैस गैस गैस, मतलब सॉल्वेंट आपका गैस हो गया। तो यहाँ पे क्या? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इसी तरह इसके भी 9 टाइप्स नहीं, 8 टाइप्स कोलॉइड्स होते हैं। कौन सा वाला गायब होता है पता है? गैस इन गैस, क्योंकि गैस और दूसरे गैस को मिक्स करने से कभी कोलॉइड बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये गैसेस पार्टिकल उतने बड़े होते ही नहीं। समझ रहे हो ना बात? तो गैस गैस का कोलॉइड नहीं बनता है, बाकी कोलॉइड्स सभी। तो पूरे 9 टाइप्स, मतलब 8 टाइप्स लिखो और उनके नाम जल्दी। एनसीईआरटी ओपन करो सब। हाँ जी, चलिए मैं एनसीईआरटी से आपको बताता हूँ। यहाँ लिख लो आप डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, पे डीएम, डिस्पर्शन मीडियम,
फिर लिख लो इसका नाम क्या है, टाइप ऑफ कोलॉइड, या फिर इसका नेम आप समझ लो, और फिर लास्ट में एग्जांपल्स। तो मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे कर रहा हूं कि डिस्पर्शन मीडियम को मैं पहले सॉलिड कर ले रहा हूं, अब यहां पे क्या भाई, सॉलिड फेज यानी सोल्यूट, ये मैंने सॉलिड कर लिया, तो सॉलिड इन सॉलिड, इसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट। फिर भाई क्या, मैं लिक्विड को मिला दूं, लिक्विड इन सॉलिड, फिर गैस इन सॉलिड, इसको भी सॉलिड सॉल ही बोलते हैं। अब आप ऐसे समझो ना, जिसके अपीयरेंस बिल्कुल एक जैसे हो, गैस इन सॉलिड या सॉलिड इन सॉलिड, देख करके आपको पता चलेगा दोनों तो सॉलिड ही होंगे ना, तो ये दोनों ही सॉलिड सॉल के एग्जांपल्स। लिक्विड इन सॉलिड कर दोगे तो अलग हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, जेल बोलते हैं। लिक्विड इन सॉलिड को जेल बोलते हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई जिसमें डिस्पर्शन मीडियम पूरा पूरा क्या था, सॉलिड। अब मैं क्या लूंगा, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, और इधर क्या, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो, याद इजीली हो जाएगा। फिर लिक्विड इन लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड। तो भाई सॉलिड इन लिक्विड इसको बोलते हैं सॉल, सिंपल सॉल। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, गैस इन लिक्विड बोलो फोम। लास्ट में क्या बच गया भाई, गैस। गैस गैस तो 3 बार नहीं लिख सकते हैं, तो यहां से सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, एंड गैस इन गैस क्रॉस हो जाएगा क्योंकि वो कोलॉइड बनाता नहीं है। बताओ, सॉलिड इन गैस इसको बोलते हैं एरोसॉल, इसको भी एरोसॉल, क्योंकि देखो दोनों का नेचर एक ही जैसा होगा। आपको कैसे मालूम चलेगा कि भाई सॉलिड के हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स हैं या लिक्विड के, आपको कैसे मालूम चलेगा, देखने से तो पता नहीं चल पाएगा ना। तो दोनों को ही नाम क्या है, एरोसॉल। जैसे यहाँ दोनों सॉलिड सॉल थे, तो ये बेसिकली आप देखो तो लिक्विड वाले में तीनों अलग अलग हैं, एक सॉल है, एक इमल्शन है और एक फोम है। तो प्लीज इसको याद करो इनके एग्जाम्पल्स के साथ ना, इनके एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछता है। जैसे सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल, सॉलिड इन सॉलिड बोलो भाई। तो जैसे देखो, कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स हो गए, कोई बताएगा जेल के एग्जाम्पल, चीज बटर जेलीज, जेलीज है ना। सॉलिड सॉल का यानी कौन सा, गैस इन सॉलिड। देखो ऐसे स्टोन जिसमें पोर्स हो, गैसेस जगह जगह जाके ट्रैप हो जाएंगे ना, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है कि गैसियस पार्टिकल साइज बड़े बड़े हो, ये क्या मतलब हुआ, गैस का पार्टिकल साइज क्या होता है। तो सॉलिड में ही पोर्स बने हो उनमें, कभी इंटरनेट पे गूगल करके, मतलब गूगल करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा प्यूमिक स्टोन कैसा होता है देखने में। अभी कर लो, फोम रबर, सॉलिड इन लिक्विड, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ हाँ, सीई है भाई, हाँ चलो, प्यूमिक स्टोन है यार। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड, ध्यान से देखो, सॉलिड इन लिक्विड, पेंट,
अरे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल। ये सेल फ्लूइड्स का मतलब समझते हो क्या होता है? बॉडी के अंदर जो सेल है ना, उनकी बात हो रही है, उसके अंदर जो फ्लूइड्स होता है, तो वो सॉलिड इन लिक्विड है। कहने का मतलब बच्चों समझ रहे होगे तुम लोग, राइट, कि जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। तो आप देखो सेल फ्लूइड्स में वही चीज है ना। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन। इमल्शन का एग्जांपल सबसे बढ़िया कौन सा एग्जांपल है? मिल्क, हेयर क्रीम। देखो यहाँ पे लिखा तो है, कहाँ पे लिखा है? देखो यार मेरा मानना ये है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। मैंने आपको क्या बताया था कि जिनका ओवरऑल अपीयरेंस सॉलिड हो, वो तो कहीं ना कहीं उनका डिस्पर्शन फेज सॉलिड होगा। तो यार आप जब बटर की बात करते हो तो कौन सा फॉर्म, जब उसको पिघला देते हैं तब के फॉर्म, या पहले सॉलिड वाला? तो सॉलिड वाले की बात करो तो मैं तो सॉलिड वाले को ही एज्यूम करके चलूंगा, वो तो मेरा इसी वाले कैटेगरी में आएगा ना। ठीक है, और हेयर क्रीम तो ये सब ओवरऑल लिक्विड्स जैसे होते हैं। हाँ जी। इसके अलावा एरोसॉल में अगर आप बात करोगे तो कौन सा एरोसॉल? लिक्विड इन गैस वाला, तो उसमें फॉग। क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो ठंड में फॉग चल रहा है ना। फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, है ना। सॉलिड इन गैस वाला अगर मैं बात करूं तो आप तो समझते ही हो यार, पूरा दिल्ली परेशान था इस चीज से। यस, स्मोक, डस्ट। अच्छा भाई, स्मॉग किसको बोलते हैं? चलो ठीक है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ठीक है। तो ये हो गए क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स, है ना। इन कई बार मिक्स कैटेगरी भी हो सकती है। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें भर लो यार, इतने सारे एग्जांपल हैं, बिल्कुल। फ्रोथ, सोप, लेथर। ये लेथर पढ़ते हैं, लेदर पढ़ते हैं? लेदर पढ़ते हैं। मैं कभी लेथर बोल देता हूँ, कभी लेदर बोलता हूँ, मूड के ऊपर है भाई। अच्छा, कई कई बार समझ नहीं आता है यार, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया हुआ है। जैसे देखो, सर्फ डाल करके भी अगर अच्छे से स्टर कर दो तो झाग बन जाती है, सोप भी लगा लो तो झाग बन जाता है, हैंड वॉश ले लो तो भी झाग बन जाता है। तो एक को लेदर लेदर बोल रहे हैं, दूसरे को फ्रोथ बोल रहे हैं। अब तो सारे झाग ही तो होते हैं। चलो ठीक है, मैं समझ गया। फ्रोथ वाली एडिबल होती है, ऐसा क्या बकवास की है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज देयर इन मेटलर्जी ना। इतना घटिया होता है, उसको कैसे खाओगे? मर जाओगे सल्फर वाले कंपाउंड से। चलो एनीवे, तो प्लीज रिमेंबर दिस राइट नाउ। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं और अभी पूछूंगा मिटा करके एक विथ एग्जांपल।
हाँ जी बच्चों, डन। चलो बताओ भाई, इमल्शन कौन सी कैटेगरी का है? लिक्विड इन एग्जाम्पल। हाँ, जेल, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बताओ। लिक्विड इन, सॉलिड इन लिक्विड हुआ तो क्या होगा? सॉल होता है, ठीक है, वो तो गया बस, बहुत है, इतना इजी। अगला क्लासिफिकेशन लिखो, बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो कितने टाइप के होते हैं भाई इसके हिसाब से देखा जाए तो? हाँ जी, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? लिक्विड लविंग। मतलब जब मैं इसकी बात करता हूं लिक्विड, और ये क्या है? लिक्विड हिटिंग। सिंपल सा बात ये है बच्चों कि जिसमें अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स हो बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ऐसे सॉल को हम कौन सा सॉल बोलेंगे? लायोफिलिक सॉल। सो देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डीपी एंड डीएम। यहां अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। अच्छा, पता है ऐसे सॉल को बनाना बहुत आसान होता है जहां पे अट्रैक्शन हो रहा हो। आप सिंपली मिक्स करो और स्टर कर दो। नॉर्मल स्टर करने से भी, नॉर्मल शेकिंग से भी ये बन जाएंगे, शेक करने से बन जाएंगे। समझ रहे हो? और अगर किसी तरीके से आपने उनको सेपरेट भी कर दिया डीपी एंड डीएम को, जैसे कई बार क्या होता है, आपने लिक्विड लिया, गर्म कर दिया, भाई सॉलिड इन लिक्विड था, गर्म किया तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो इवोपरेट होकर अलग हो गया, सॉलिड रह गया। इवोपरेशन से आपने अलग कर दिया और फिर आप चाहते हो कि फिर बना लो, तो तुरंत सिंपली मिक्स करो और फिर से स्टर कर दो, बन जाएगा। सो क्वाइट इजी टू प्रिपेयर, क्वाइट स्टेबल ऑल्सो। एंड क्योंकि हम इसको बड़े आराम से सेपरेट होने के बाद भी दोबारा बना सकते हैं, इसलिए इसको रिवर्सिबल सॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, क्वाइट इजी टू प्रिपेयर, आफ्टर सेपरेशन of DP and DM, they can be reformed by simple mixing. That's why they are called reversible salt. इनमें क्या है? लिक्विड हिटिंग का मतलब नेचुरली इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है विद लिक्विड। जैसे मैं बोल दूं बेटा गोल्ड के बड़े बड़े पार्टिकल्स ले लो और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, कोई अट्रैक्शन होगा? गोल्ड वाटर का कोई अट्रैक्शन नहीं, तो ये स्टेबल ही नहीं होंगे। इनको करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल करके बनाना पड़ता है। ये इसके अलग अलग मेथड हैं प्रिपरेशन के, बहुत टफ होता है इसको बनाना ना। देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर दिस, और बहुत ही टफ मेथड्स हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा, अगला पार्ट वही है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल्स, है ना। तो लिक्विड हीटिंग में आप लिख सकते हो देयर इज रिपल्सिव फोर्सेस, नॉट स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। वंस सेपरेटेड दे कैनॉट बी रीफॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल, आ रहा है बात समझ में? इरिवर्सिबल इन नेचर, अंडरस्टूड? हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, इस लायोफिलिक में अगर हमारा लिक्विड वाटर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। लिक्विड अगर वाटर हो जाए तो हाइड्रोफिलिक, एक्वाफिलिक भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों लायोफिलिक एंड लायोफिलिक। एग्जांपल्स इसमें स्टार्च आप लिख सकते हो, गम लिख सकते हो, जिलेटिन लिख सकते हो, वो सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे। लायोफिलिक में स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये सब लिख सकते हो। लायोफोबिक में अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो गोल्ड सॉल, ना सल्फर सॉल, है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH सॉल, मतलब सॉलिड इन लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ना, ये सब प्रेसिपिटेट। AgCl का सॉल, AgI का सॉल, सब बन सकता है ना भाई। AgI तो सॉल्युबल नहीं होता ना वाटर में। NaCl का सॉल बना सकते हो क्या? क्या बकवास है सर? NaCl वाटर के साथ तो पूरा सॉल्युबल होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल थोड़ी ना बनाएगा, कोलाइडल थोड़ी ना बनाने वाला है। आ रहा है समझ, है ना? तो दिस इज हाउ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक वी कैन डिफरेंशिएट। तो आखिरी पार्ट लिखते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। डिस्पर्स्ड फेज की मैं बात कर रहा हूं, सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। तो इसके बिहाफ पे 3 कैटेगरी बनती है ना? मल्टीमॉलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमॉलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसको मिसल्स भी बोलते हैं। लिखो, सबसे पहले लिखो मल्टीमॉलिकुलर कोलॉइड, है ना? सो व्हाट इज मल्टीमॉलिकुलर कोलॉइड? मल्टीमॉलिकुलर कोलॉइड, फिर कौन सा बताया था मैंने? मैक्रो, और तीसरा कौन सा आता है? कोलॉइड्स, या जिसको मिसल्स भी बोलते हैं। मिसल, मिसल MICE ही होता है, एस नहीं होता है, पक्का चेक कर लो तुम गूगल। मैक्रोमॉलिकुलर कोलॉइड, सॉरी, चले आगे बढ़े अब इसमें। अभी देखो बच्चों, मैंने क्या समझाया था कि भाई एक कोलॉइड को सॉल्यूशन से क्या डिफरेंशिएट करता है, वो है पार्टिकल साइज। आप ये सोच लो कि अगर मैंने बोला गोल्ड सॉल, तो सुन के ऑड नहीं लग रहा है बहुत कि यार ये गोल्ड सॉल कैसे बन सकता है? गोल्ड का एटम तो Au है, और Au का साइज तो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, इसका कोलॉइड कैसे बन सकता है? या मैं बोल दूं सल्फर का, तो सल्फर S8 है भाई, 8 सल्फर मिला भी दोगे तो भी यार वो माइक्रोमीटर वाले रेंज में तो नहीं जाने वाला है, तो फिर इसका सॉल्व कैसे बन सकता है? तो इनका तो ट्रू सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो देखो, सल्फर को अगर आपने डिसॉल्व किया किसमें बेटा? अगर आपने CH2 में डिसॉल्व किया तो वो सॉल्यूशन बनाता है, और इसी को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सॉल बनाता है, सॉलिड इन लिक्विड। ये कैसे हो गया? जब ये इसमें डिसॉल्व ही नहीं होता तो कैसे हो गया?
तो सल्फर सॉल्ट बनाने का मेथड अभी देखेंगे कैसे बनाया जाता है। सल्फर सॉल्ट जब मैं बात करता हूं तो ये तभी पॉसिबल है जब 500-600 सल्फर एसेट वाले इकट्ठे हो जाएं और इतना बड़ा पार्टिकल साइज कर दें कि वो कोलाइडल डायमेंशन में आ जाए। तो उसमें क्या हुआ, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेटिंग टू फॉर्म द कोलॉइड्स, क्योंकि तभी कोलॉइडल डायमेंशन अचीव होगा। तो ये जनरली छोटे मॉलिक्यूल्स या इनके एग्रीगेट से फॉर्म होने वाला कोलॉइड। लिखो, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड इज फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ smaller molecules, aggregation of smaller molecules or atoms, so as to fit in colloidal dimension, so as to fit in colloidal dimension. Understood? Colloidal dimension. तो ये हो गया मल्टी मॉलिकुलर। एग्जाम्पल में आप लिख लो गोल्ड सॉल, है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, सल्फर सॉल। और ये चीज लिख लेना बच्चों, ये जो भी समझाया मैंने, वाटर के अंदर ये सॉल बनाता है और CH2 के अंदर ये सॉल्यूशन। ये सॉल है सिर्फ, ये सॉल्यूशन है पूरा, दोनों सॉल सॉल लिखा हुआ है। सल्फर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर using special methods it forms all. When dissolved in CH2, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर डिसॉल्व कर लेगा तो ये सॉल्यूशन बनता है। अंडरस्टूड? मैक्रोमोलिकुलर्स का क्या, कि भाई जब एक मॉलिक्यूल खुद ही इतना बड़ा हो, अगर मॉलिक्यूल खुद में इतना बड़ा हो कि वो सिंगल मॉलिक्यूल ही कोलॉइड का डायमेंशन को अचीव कर ले, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर। माइक्रो नहीं है, मैक्रो, लार्ज पार्टिकल्स। तो लिखो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल इज फॉर्म व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इटसेल्फ इज क्वाइट लार्ज टू फिट इन कोलॉइडल डायमेंशन। द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज क्वाइट लार्ज टू फिट इन कोलॉइडल क्या चीज, डायमेंशन। तो ये हो गया मैक्रोमोलिकुलर। एग्जाम्पल जैसे सेलुलोज का जो सॉल बन रहा होगा, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं सेलुलोज के, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। जितने पॉलीमर्स हैं ना, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। पॉलीमर्स हो गए, बायोपॉलीमर्स हो गए, आपके स्टार्च हो गया, ये सब के सब कैटेगरीज लिख लो सब फटाफट। पॉलीथीन हो गया, ये सब इसी में आएंगे, मैक्रोमोलिकुलर। एसोसिएटेड कोलॉइडल पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इस पे बताओ जरा भाई, एसोसिएटेड कोलॉइडल। ये खत्म हो गया ना ये, अब एसोसिएटेड कोलॉइडल। बताइए भाई, एसोसिएटेड कोलॉइडल्स। हाँ जी, एसोसिएटेड कोलॉइडल का एग्जांपल, चलो और समझाता हूं। देखो बच्चों, ये बेसिकली ना लोअर कंसंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और अबव अ सर्टेन कंसंट्रेशन एंड अबव अ सर्टेन टेम्परेचर ये एसोसिएट होकर के कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए नाम इनका क्या है, एसोसिएटेड। लिखो, एट लो कंसंट्रेशन they behave as strong electrolyte, but above certain concentration जिसको क्या बोलते हैं हम, CMC, फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। CMC, above certain concentration and above certain temperature, उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर।
above certain concentration and above certain temperature, these electrolytes associate and form colloids. इसलिए इनका नाम क्या है? एसोसिएटेड कोलॉइड्स, है ना? अच्छा, ये जो मैंने ऐड किया था डिस्पर्स्ड फेज, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये अगर इनका मैं एग्जांपल दूं तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है। सोडियम स्टेरेट, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूं। सोडियम स्टेरेट, ओके, सोडियम, ये कौन से एक्सेंट में बोलते हैं? हाँ हाँ, अच्छा, सोडियम स्टेरेट क्या फॉर्मूला है भाई? C17 याद कर जाओ, 17 से याद कर जाओ, स्टेरेट, ओके, C17 H35 and COO minus Na+, ये है सोडियम स्टेरेट, ओके। देयर इज नो डबल बॉन्ड इनसाइड इट, दिस इज C17। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे है, ठीक है। मतलब अगर आप बनाओगे तो ये होगा CH3 CH2 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 बनाते जाओ और 17 कार्बन बन जाए तो उसके बाद CO माइनस Na+। तो ये आप देखो ना, ये इलेक्ट्रोलाइट ही तो है भाई, आयनिक कंपाउंड है ना। इसको आप जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आप देखो, ये जो बड़ा सा पोर्शन है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, लिक्विड लविंग नहीं है, वाटर लविंग नहीं है, सॉरी, लिक्विड लविंग नहीं बोलना चाहिए मुझे क्या बोलना चाहिए? वाटर लविंग नहीं, ये हाइड्रोफोबिक है। और ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ इसको, ये क्या है? वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक है भाई। Na+ तो छोटा पार्ट। तो क्या होता है जब आप इसको लो कंसंट्रेशन में लेते हो ना बेटा, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके हेड को मैं ऐसे माइनस कर दे रहा हूं, मतलब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ये। तो अब जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो लो कंसंट्रेशन पे क्या होता है कि इसके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो सरफेस पे रहते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट कहां हो जाते हैं? अंदर। तो जब तक ये पूरा स्प्रेड करने का इसको मौका मिलता है तब तक इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और Na+ तो भाई आराम से कहीं पे भी घूम रहा है, कोई फर्क नहीं है उसको लाइफ से, ये पूरा वाटर। तो ये देखो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये सरफेस पे ही रह जाते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसलिए इनको सरफेक्टेंट्स भी बोलते हैं, सरफेक्टेंट्स। खैर, सरफेक्टेंट्स बहुत सारे और मॉलिक्यूल भी होते हैं जो सरफेस टेंशन के वैल्यू को। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट गाइस, प्लीज फोकस हियर, फोकस। अगर बच्चों आपने कंसंट्रेशन एक रीजनेबल अमाउंट से बढ़ा दिया तो क्या होता है, ये जो टेल वाले पार्ट है ना, ये आपस में अट्रैक्ट करके डिफरेंट शेप एंड साइज के हो जाते हैं। जो हमारे एनसीईआरटी में दिखाया है वो स्फेरिकल दिखाया है, बट वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं ना। तो कैसे हो जाता है, ध्यान से देखो, ऐसे बन जाते हैं, ध्यान से देखो, ये सारे टेल वाले पार्ट आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं और बाहर की तरफ हेड निकला होता है इनका। तो आप समझ लो ये एक बहुत बड़ा सा पार्टिकल है जहां नेगेटिव 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 है, और ये जो बड़ा पार्टिकल है यही तो कोलॉइड होता है। तो ऐसे बन जाते हैं सब। तो ऐसे आप रेप्लिकेट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे भी आप बना लो, ऐसे यहाँ भी बना लो। तो ये बन गया क्या? कोलॉइड्स या मिसल, यही मिसल है, यही कोलॉइड्स है। इसके पहले ये कोलॉइड नहीं था, इसके पहले ये ट्रू सॉल्यूशन जैसा था, अब ये कोलॉइड बन गया। आ गया बात समझ में? अच्छा, इंटरेस्टिंगली पता है, सोप वगैरह की क्लिनजिंग एक्शन जो होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही है। आप याद करो, ऑयली एंड ग्रीजी सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे कपड़ों पे जो लग जाते हैं, उनमें ये टेल पार्ट आराम से डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो टेल पूरा अंदर चला गया, हेड ऊपर रह गया।
तो जब आप इनको रिंस करते हो कपड़ों को तो क्या होता है, ग्रीजी सब्सटेंसेस के अंदर पूरे पूरे टेल चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया। और जब आप अच्छे से रिंस करते हो तो ये वाले पार्ट उसी में रह जाते हैं और कपड़े आराम से बिल्कुल, याद है ना टाइड वाली सफेदी ऐसे जुप, तो वैसा हो जाता है कि सारे डर्टी पार्टिकल्स अंदर ही रह जाते हैं, डर्टी ग्रीजी पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं, है ना? हाँ, है ना? अंडरस्टूड दिस मिजल्स। हाँ, ध्यान रखना मिसल का फॉर्मेशन कब होता है, जब आप एक रीजनेबल कंसंट्रेशन के ऊपर, वरना उसके पहले तो ये नॉर्मली सरफेस पे ही प्रेजेंट रहता है। उसी को क्या बोलते हैं, सीएमसी, क्रिटिकल मिसल। एक बार क्वेश्चन इस पे भी आ गया था कि सीएमसी किसका हाई होगा और किसका कम होगा। तो नेचुरली आप देखो, जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा करते जाओगे, मेन तो वही है आपस में, उतना कम कंसंट्रेशन पे ही वो मिसल बन जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा करोगे उतना कम कंसंट्रेशन पे ही वो मिसल बन जाएगा, इजीली मिसल का फॉर्मेशन। इसको छोटा करते जाओ ना, दूसरे साइड में सोचो एसिटिक एसिड बना लो तो कभी बनेगा ही नहीं मिसल। तो वैसे कॉमन सेंस लगा के कई चीजें सोच लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो किताबों में आपको मिले ही। अंडरस्टूड? हाँ, so we are done with the classification part of this whole, हेडिंग डालो प्रिपरेशन। अच्छा, मिसल के थर्मोडायनेमिक्स भी है, हेडिंग डाल लो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसल फॉर्मेशन। और एक पेज छोड़ दो, इस पे मैं लिखवाऊंगा बाद में क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हाँ, अभी हम पहले थोड़े से फालतू वाले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, जैसे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है, फिर प्यूरिफिकेशन है, इसके बाद वाला पार्ट मैं दे दूंगा, आप लोग खुद पढ़ना एनसीईआरटी से ना। तो हो गया बच्चों, ये खत्म ही है ऑलमोस्ट। हाँ, तो प्रिपरेशन में हमारे पास दो तरह के, याद करो कोलॉइड से, एक था लायोफिलिक और दूसरा कौन सा था बेटा ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोलॉइड से मेनली सॉल ही हमें पढ़ना है। देखो जितने कैटेगरीज थे, सॉल्यूशन में भी हमने कौन सा सॉल्यूशन पढ़ा था, लिक्विड, तो ऐसे यहाँ पे सिर्फ सॉल पढ़ेंगे। इमल्शन भी पढ़ते हैं, सॉल एंड इमल्शन दोनों है ना, बाकी उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हमारे लिए। तो ये सॉल एंड इमल्शन में, अब तो मैं अभी सॉल के बारे में फोकस कर रहा हूं। तो सॉल का प्रिपरेशन कैसे करें, तो दो तरह के सॉल थे, एक लायोफिलिक था और दूसरा लायोफोबिक था। तो लायोफिलिक सॉल को बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि लायोफिलिक को सिंपली वाटर में डालो या लिक्विड में डालो, स्टर कर दो, तुरंत बन जा रहा है, रिवर्सिबल है वो। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ कहां पे है, लायोफोबिक में, कि भाई जो चीज उसके साथ कोई अट्रैक्शन ही नहीं शो करता है, उसको आप डिसॉल्व कैसे करोगे, छोटे भी अमाउंट में कैसे करोगे, और पार्टिकल साइज कैसे आप वेरी कराओगे। गोल्ड को तोड़ोगे तो नहीं ऐसे नाइफ से काट काट के, और वो जितनी हैमरिंग करोगे वो कैसे करे, फिर सजेस्ट करो, दिमाग लगाओ, कैसे भाई गोल्ड सॉल्व कैसे बनाए, गोल्ड का सॉल्व समझ रहे हो कैसे बनाना है, दिमाग लगाओ, कैसे आप उतने छोटे पार्टिकल्स लेके आओगे कि वैसे बने। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंटीग्रेशन। लिखो पहला मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल्स, ब्रेडिग्स आर्क मेथड बोलते हैं इसको, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। तो आप सोचो आपके पास वाटर है और इसमें मैंने यहाँ पे गोल्ड ले लिया है और इनको पावर सप्लाई दे दिया है, ये गोल्ड है बेटा, है ना, और ये वाटर है पूरा। अब क्या किया मैंने, इनको टच करा दिया आपस में, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो क्या होगा कि इंटेंस हीट निकलेगा, उस इंटेंस हीट में ये मेटल क्या हो जाएंगे, इवोपोरेट हो जाएंगे। ये मैंने शॉर्ट सर्किट करा दिया, तो ये मेटल्स इवोपोरेट हो गए, और इवोपोरेट हो जाएंगे जैसे ही, तो आपको मालूम है इनका लिक्विड से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आपस में नजदीक नजदीक वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे सब इकट्ठे, तो जब ज्वाइन कर जाएंगे तो ये गोल्ड सॉल्व बनाते हैं। अच्छा, पार्टिकल साइज क्या सारे यूनिफॉर्म, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये बन गया गोल्ड सॉल्व। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, है ना। दूसरा मेथड लिखो,
ये गोल्ड सॉल्ट या मेटल सॉल्ट बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, अगला हेडिंग डालो आप। अगला मेथड है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, है ना बच्चों? ध्यान से सुनो, दो वर्ड होते हैं कोलॉइड में, पेप्टाइजेशन एंड कोएगुलेशन। ठीक है, आप ध्यान रखना, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन is very much related with precipitation, PPT formation। तो एक्चुअल में प्रेसिपिटेट वर्ड यूज किया जाता है जब ट्रू सॉल्यूशन से चीजें आती हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की जगह पे कोएगुलेशन यूज किया जाता है। नाम चेंज हो जा रहा है ना भाई, सॉल्यूट सॉल्वेंट थोड़ी ना बोल रहे हैं, डीपीडीएम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोएगुलेशन वर्ड यूज करते हैं, प्रेसिपिटेशन नहीं। तो पेप्टाइजेशन क्या है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पेप्टाइजेशन ऐसा लगता है जैसे प्रेसिपिटेशन है। पेप्टाइजेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कोएगुलेशन, मीन्स प्रेसिपिटेट से वापस कोलॉइड बनाने के मेथड को बोलते हैं हम पेप्टाइजेशन। देखो, इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेट्स बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इन इट, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट। तो जैसे बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप ये बताओ, आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है क्या वाटर में? आयरन हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है? नहीं है, नहीं है ना। तो मैं इसमें बाहर से क्या करूंगा, ये जो आयरन का हाइड्रोक्साइड है, FeOH होल थ्राइस, ये जो सॉलिड है, मैं बाहर से क्या करूंगा, NaCl डाल दूंगा थोड़ा सा पानी के अंदर। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को, ध्यान से देखो, इस चार्ज को अपने सरफेस पे ये एड्सॉर्ब कर लेगा, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब करेगा ना। FeOH होल थ्राइस किसी एक चार्ज को प्रेफरेंशियली अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब, और अगर सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया तो सोचो फिर सरफेस पे पॉजिटिव, से फॉर एग्जांपल, वैसे कोई बता सकता है, हाइड्रोक्साइड मोस्टली वैसे पॉजिटिव ही होते हैं ना। तो मान लो अगर पॉजिटिव 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 इसने एक्वायर कर लिया, तो नेचुरली सारे सरफेस पे अगर पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर उसको स्टर करेंगे, तो पार्टिकल अगर ब्रेक हुआ तो उसके चारों तरफ प्लस 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 एड्सॉर्ब्ड है, ये प्लस 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 एड्सॉर्ब्ड है। अब सोचो आपस में ये कंबाइन नहीं होना चाहेंगे, तो अब सॉल्यूशन में हैंग कर जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कोलॉइड के सरफेस पे कोई ना कोई चार्ज होता है, खास करके तब जब वो स्पेसिफिकली हाइड्रोफोबिक इन नेचर वाला होता। इस चार्जेस के बारे में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि सल्फाइड वाले सॉल्ट पे कैसा चार्ज ऑब्जर्व किया जाता है, इस पे कैसा चार्ज। फिर इनको प्रेसिपिटेट कराने पे दो टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, एक है फ्लोकुलेशन और कोएगुलेशन वैल्यू, और दूसरा आता है गोल्ड नंबर क्या होता है। यही सबसे लास्ट पार्ट है और यही एग्जाम में पूछता है, समझ गए? बाकी थियरी वगैरह में कुछ नहीं है, गोल्ड नंबर। तो मुझे टाइम था तो इसलिए मैंने सारा पढ़ा दिया, वरना कम टाइम रहता तो सीधा सीधा आपको फ्लोकुलेशन और यही समझाता मैं। ठीक है, चलो अभी अगली क्लास में हम ये सब देख लेंगे। तो फिलहाल पेप्टाइजेशन समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना ही पड़ेगा वरना ये बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड एंड इसके हिसाब से। और लास्ट पार्ट है प्रिपरेशन का, वो है केमिकल रिएक्शन। अब ये और भी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने बेटा डिसॉल्व कर रखा है सोडियम सल्फाइड को, तो सोडियम सल्फाइड इज सॉल्युबल इन वाटर, ये सुनो, बोलो। आयनिक कंपाउंड है भाई, सोडियम का कंपाउंड है, सॉल्युबल है वाटर में। लेकिन आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया बाय यूजिंग सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लो आपने KMnO4 ले लिया, तो यहां से कहां पहुंचेगा, सल्फर पे पहले, तो सल्फर का टर्बिडिटी मिल गया, और सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप सोचो जैसे ही ये सल्फर बन रहा होगा, अब आप ऐसे इमेजिन करो,
सल्फाइड आयन कोने कोने में है और इनसे आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो ये क्या बन गए? अचानक से सल्फर सल्फर सल्फर। और ये वाटर में सॉल्युबल, कोई आयनिक, अरे ये तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं वाटर के साथ, इनमें कोई ऐसा अट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, आसपास के सल्फर को इकट्ठा बुला करके बड़े बड़े पार्टिकल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीपल सल्फर। और हाँ, ऑफ कोर्स अपने सरफेस पे प्रेफरेंशियली कोई ना कोई चार्ज भी साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है जिसमें कोई सॉल्युबल चीज को केमिकल रिएक्शन से इनसॉल्युबल चीजों में कन्वर्ट कर देना और इनसॉल्युबल आपस में ताकि वो मिक्स हो जाएं, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रिपरेशन। ठीक है, और सिर्फ ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे रेडॉक्स के भी हैं और भी है बहुत सारे। आप गोल्ड सॉल्व भी इससे बना सकते हो अगर चाहो तो, कि अगर आप गोल्ड +3 जो सॉल्युबल हो उसको आप सीधा गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम हाइड्रोफोबिक, तो देख रहे हो सारे मेथड, हमें सारा ड्रामा किस लिए करना पड़ा? हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए। हाइड्रोफिलिक को तो चुपचाप पैकेट खोलो, मिलाओ और स्टर करो, बन गया। समझ गया ना? बिल्कुल इडली के बैटर की तरह आराम से जल्दी। सो दैट इज